हेलो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम सीधा आते हैं सोशल साइंस का जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ है उसका 4th चैप्टर है जुडिशरी। उसके आज हम एक्सरसाइज को देखेंगे और उसको परीक्षा की दृष्टि से तैयार करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हम सीधा आ जाते हैं, इनको समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, you read that one of the main function of judiciary is upholding the law and enforce fundamental rights. Why do you think an independent judiciary is necessary to carry out this function? इसका आंसर हमें देखना है। The independency of judiciary allows the courts to play a central role in upholding the enforcing fundamental rights as ensure that there is no misuse of power by the legislature, executives, and anyone can approach court if they believe that their right have been violated, and politician or other socially powerful people cannot use their power to change any judgment. तो ये पहला आंसर है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देख लें हम। रीड द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन चैप्टर 1। हाउ डू यू थिंक द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कंटेंट कनेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, आपने चैप्टर में देखा कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो और किसी को लगता है कि वो कानून उसके हितों के लिए सही नहीं है, किसी इंडिविजुअल को भी लगता है या किसी समूह को लगता है, तो वह उस कानून के खिलाफ भी जा सकता है कोर्ट में उस कानून को रिव्यू कराने के लिए। तो फिर कोर्ट उस पर विचार कर सकता है। तो इसका आंसर हमें लिखना है। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज allow an Indian citizen to move the court if he feels that any of his or her fundamental rights has been violated by state. As a final interpreter of constitution, the judiciary has the power to review to or even strike down any particular law passed by the parliament if it believes that this law violates the basic structure of constitution, which is called judicial review. In this way, we find that the right to constitutional remedies given in the fundamental rights is directly connected and supported by the idea of judicial review. थर्ड क्वेश्चन को हम देख लेंगे। In the following illustration, fill in each tier of the judgment given by the various court in the Sudha Goyal case. Check your response with other in class. तो इसमें आपको सुधा गोयल के केस को आपने पढ़ा हुआ है जुडिशरी वाले चैप्टर में। तो उस केस में, पूरे केस में क्या क्या हुआ, लोअर कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, उस केस के में कोर्ट्स ने क्या क्या कहा, तो वो हमें लिखना है। तो आपको मालूम ही है, आंसर लिखना है। लोअर कोर्ट वाले पार्ट में लक्ष्मण, his mother Shakuntala and his brother-in-law Subhash Chandra were sentenced to death. इसमें एक परिवर्तन आप कर सकते हैं। सुधा गोयल के हस्बैंड का नाम लक्ष्मण है और लक्ष्मण की माता का नाम शकुंतला है, उनके भाई का नाम
सुधा गोयल के देवर का नाम सुभाष चंद्र है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लक्ष्मण की जगह हर हस्बैंड लिख सकते हैं, हर मदर इन लॉ लिख सकते हैं, और हर ब्रदर इन लॉ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो लोअर कोर्ट में क्या हुआ था वो हम लिखेंगे। लक्ष्मण, हिज मदर शकुंतला एंड हर ब्रदर इन लॉ सुधा गोयल की, हर ब्रदर इन लॉ सुभाष चंद्र वर सेंटेंस्ड टू डेथ, उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट में क्या हुआ, लक्ष्मण, शकुंतला एंड सुभाष चंद्र वर एक्यूटेड, यानी उनको बरी कर दिया गया। लक्ष्मण को, तीनों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लक्ष्मण, शकुंतला वर गिवन द इम्पोर्टेंट Lakshman and Shakuntala were given life imprisonment while Subhash Chandra was acquitted for lack of sufficient evidence। हम देख लें इसको। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लक्ष्मण और शकुंतला यानी सुधा गोयल के पति को और सास को पाया कि ये अपराधी हैं, तो उनको सजा दी आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी वो जीवन भर कहाँ रहेंगे, कारावास में रहेंगे। और सबूतों के अभाव में, यानी सबूत पूरे ना होने के कारण उनका जो देवर था सुधा गोयल का, उसको बरी कर दिया। सुधा गोयल की डेथ हो गई थी इस केस में, और यह विवाद था कि उनके ससुराल वालों ने उसकी हत्या की है। तो 3 कोर्ट्स में ये इस तरह के फैसले आए। फोर्थ क्वेश्चन हम देख लें। कीपिंग सुधा गोयल केस इन माइंड, अपने दिमाग में आपको रखना है सुधा गोयल का केस। टिक द सेंटेंस दैट आर ट्रू एंड करेक्ट द वंस दैट आर फॉल्स। तो सुधा गोयल के केस को आपने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में, चैप्टर 4, इसी चैप्टर में, जुडिशरी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि सुधा गोयल की केस में क्या क्या हुआ था। अच्छे से अपने दिमाग में उसको रखना है, और जो नीचे जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, वो आपको लिखना है। तो द एक्यूज्ड took the case to high court because they were unhappy with the decision of the trial court। इसमें कह रहे हैं जो एक्यूज्ड थे, जो आरोपी थे, वो ले गए हाई कोर्ट में केस को, क्योंकि वो उसके फैसले से खुश नहीं थे। ये कथन सत्य है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई थी, तो वो उसके खिलाफ चले गए थे हाई कोर्ट में। तो इस तरह से ये कथन सत्य है। बी सेंटेंस कह रहा है दे वेंट टू हाई कोर्ट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड गिवन इट्स डिसीजन। इसमें ये कह रहे हैं दे वेंट टू हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट गए, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो हाई कोर्ट गए। तो जो क्रम है आपने पढ़ा हुआ है, क्रम क्या है, ट्रायल कोर्ट यानी लोअर कोर्ट, उसमें उसके फैसले से आप असंतुष्ट रहते हैं, कोई भी असंतुष्ट रहता है तो वो जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद जाता है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट नहीं आ सकते, हाई कोर्ट के बाद लोअर कोर्ट में नहीं आया जा सकता। तो इस तरह से ये कथन बिल्कुल गलत है। इसको हम सेकंड जो बी वाला है ये गलत है। इफ दे डू नॉट लाइक द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट द एक्यूज्ड गो बैक अगेन द ट्रायल कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से वो खुश नहीं हैं, उनको पसंद नहीं आता सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो वो जा सकते हैं ट्रायल कोर्ट में। ये बिल्कुल
गलत है, आपने अभी देखा। उसका जो क्रम रहता है, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। Why do you think the introduction of public interest litigation PIL जिसको हम कहते हैं in 1980 is significant step in the ensuring access to justice for all? न्याय सबके लिए है, और PIL का जो प्रावधान किया गया 1980 में, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका इंट्रोडक्शन जो था, PIL को लाया जाना, कानून में इसकी व्यवस्था करना जुडिशरी के द्वारा, ये कानून का विस्तार है कि न्याय सबको मिले, यानी कोई भी व्यक्ति PIL के माध्यम से कोर्ट जा सकता है, सरकार के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ, जहां भी उसको लगता है कि समूह के साथ या व्यक्ति के साथ या समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो PIL फाइल कर सकता है, या किसी का भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हम इसका आंसर लिखेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL in 1980 is significant step in ensuring access to justice for all, because it also keep in mind the interest of illiterate and poor who are not educated enough or cannot afford to access the Indian legal system for justice against exploitation or violation of the basic human and fundamental rights। तो इसको हम समझें कि PIL के माध्यम से वो लोग भी जो जिनके पास केस लड़ने का पैसा नहीं होता, तो वो पत्र के माध्यम से भी अपनी अपील कर सकते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम था जो बहुत धनवान नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट जा सकें और कोर्ट में केस लड़ सकें, बार बार पेशी पर जा सकें, तारीख पर तारीख, आपको तो मालूम ही है। तो जो लोग इनका सामना नहीं कर सकते इस जटिलता का, वो फिर सीधे PIL के माध्यम से कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का, तो सीधे कोर्ट जाने का प्रावधान है। तो इस तरह से फिफ्थ आंसर हमारा। 6th क्वेश्चन हम देख लें, रीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम द जजमेंट ऑन द Olgatelli versus Bombay Municipal Corporation case. Now write in your own word that the judges meant when they said that the right to livelihood was part of the right to life। तो रोजगार का या जो जीवनचर्या है उसका जो अधिकार है वो भी जीवन के अधिकार का पार्ट है। ये कोर्ट ने कहा, किस कोर्ट में कहा? ओल्गाटेली वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इनके बीच में जब इस बस्ती को हटाया जा रहा था, तो ये बस्ती के लोगों की तरफ से कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने ये माना कि इनको यहाँ से हटाना यानी इनके जीवन से खिलवाड़ करना होगा, और इनके जो जीवन का अधिकार है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, वो इससे बाधित होता है। तो कोर्ट ने आदेश किया कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इनकी कुछ व्यवस्था करनी होगी, इन लोगों की। तो आंसर लिख लें हम सीधा सीधा, इन ओल्गाटेली वर्सेस मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन केस, द judges said that the right to livelihood was part of the right of life. They stated that life does not merely imply an animal existence. It cannot be lived without a mean of living, that is, the means of livelihood. The judges conferred that eviction from the pavement or slum